नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज शुरुआती उतार चढ़ाव हमने देखा, हालांकि निचले स्तर से एक बहुत ही स्ट्रांग रिबाउंड की कोशिश की है बाजार ने। निफ्टी बैंक निचले स्तर से तकरीबन 400 अंक ऊपर आ गया है और अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी तकरीबन 150 अंकों के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से आ गई है और अब कंफर्टेबली हरे निशान में निफ्टी आ गया है। 17,970 का स्तर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। 18,000 के बेहद करीब है, करीब करीब 60 अंकों के आसपास की तेजी आज हम बाजार में देख रहे हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करेंगे तो आज भारतीय एयरटेल सबसे ज्यादा टूटा है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर थोड़े से कॉशियस हैं और प्राइस रिकवरी उनको होती नहीं दिख रही, यानी कि कंपनियां जो हैं अपने टैरिफ बढ़ाने की स्थिति में नहीं है और ये चीज नेगेटिव है पूरे सेक्टर के लिए। तो भारतीय एयरटेल भी टूट रहा है और हम देख रहे हैं कि रिलायंस में भी आज दूसरे दिन गिरावट है, आज भी 1% से ज्यादा ये शेयर टूटा हुआ है। तो इन सारे स्टॉक्स पर, बाजार पर हम फोकस करेंगे और आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े उस पर भी हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। लेकिन पहले पर फटाफट आपको बता देते हैं कि शो में सवाल पूछने का तरीका क्या है। 9167329108 पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पर जाकर भी अपनी क्वेरीज हम तक आप शेयर कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी। आस्था और क्षितिज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। क्षितिज, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी सी वोलेटाइल हुई थी लेकिन रिकवरी बहुत स्ट्रांग आई है बाजार में लोअर लेवल से। खास तौर से हम देख रहे हैं कि मेटल और आईटी आज सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। आईटी में कल हमने कमजोरी देखी थी, हालांकि वहां भी लोअर लेवल से रिकवरी की शुरुआत कल इंट्राडे में हो गई थी और आज बाकायदा आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। इंडेक्स पर आप जरा क्षितिज राय दीजिए, कैसा लग रहा है यहां से आपको बाजार और आज इंट्राडे में क्या पोजीशन बनानी चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग भारतीय बाजारों की बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इनफैक्ट काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स में। और आज की अगर बात करें स्पेसिफिकली, सुबह गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। देखिए, इंटरडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक हर्डल जरूर महसूस करेगा 18,000 से 18,050 के जोन में, जहां पे कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने अपनी काफी ज्यादा पोजीशन एड अप कर रखी है एज एन ओपन इंटरेस्ट। डाउन साइड की बात करें तो देखिए 17,800 के लगभग यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली बात करें तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर 100 दिन की मूविंग एवरेज भी वहां पे लाई करती है और पिछले 2 बार से मार्केट ने इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद एक रिलीफ रैली या रिबाउंड दिया है बीते कई सेशंस में। तो देखिए, इंटरडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा म्यूटेड सेशन रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 18,000 से 18,050 के लेवल के ऊपर मेरी नजर बनी रहेगी। अगर मार्केट यहाँ पे निफ्टी की बात करें, अगर निफ्टी यहाँ पे होल्ड ऑन करने की कोशिश करती है 18,000 के ऊपर तो फॉलो बाइंग मार्केट में देखी जा सकती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड 18,000 का जैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके नीचे जब तक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी बहुत बड़ी साबित होगी आने वाले अगले 4 से 5 घंटे में। तो ओवरऑल नजरिया फिलहाल के लिए साइडवेज रहेगा, तो थोड़ा साइडलाइन रहने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेडर्स को सलाह दूंगा। एज ऑफ नाउ 17,800 का मेजर सपोर्ट है और अपसाइड में 18,000 का मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, 17,000 का 800 का सपोर्ट है, 18,000 पर रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के आसपास ही बाजार इस वक्त गया है। तो अभी थोड़े साइडवेज रहने के ये आसार हैं। 18,000 18,050 के ऊपर जब बाजार निकल जाएगा उसके बाद फिर से एक व्यू बनाने की, फिर से समीक्षा की शुरुआत होगी इंडेक्स के लेवल्स खोल लेकर। चलिए, अब दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे सीधे और दिल्ली से हमारे पहले दर्शक हैं दीपक। दीपक जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर, उधार के 5,000 शेयर्स। बीएचईएल है 5,000 शेयर 86 रुपए के भाव पर, करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, भेल पर एक व्यू लेंगे। आस्था, लास्ट ईयर हमने देखा कि जो सरकारी शेयर्स थे वहां पर ठीक ठाक मोमेंटम बनते हुए दिखा था और बीएचईएल के अगर आप स्टॉक को देखेंगी तो 40 रुपए से 80 रुपए इसका भाव हो गया। ऊपरी स्तर पर थोड़े से स्ट्रगल कर रहा है ये। 86 की हालांकि इनकी बाइंग है, ऊपरी भाव पर इन्होंने लिए हैं। यहां से आप 2023 कैसा देख रही हैं इन कंपनीज के लिए?
जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए बेल की हम अगर बात करें तो मेरे को लगता है आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस यहाँ पे सबसे पहले तो कॉस्ट रिडक्शन पे हुआ है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लाने में आने वाले समय में। दूसरी तरफ से देखें तो जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है वहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी ने काफी बढ़िया ग्रोथ भी दर्ज करी है जो इनके ऑर्डर्स है उसमें, क्योंकि ऑर्डर्स देखा जाए तो कंपनी के लगभग, जहां तक मुझे याद आता है, 14,511 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने पूरा Q2 FY23 में पूरे बुक किए हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया विजिबिलिटी देता है रेवेन्यू को लेके। सो ऑल इन ऑल आगे का फ्यूचर आउटलुक स्ट्रॉन्ग है और मैं इनको बनी रहने की सलाह दूंगी। 86 की खरीद है, 81 चल रहा है, वैसे भी बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं है, वेट कर सकते हैं 3 से 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। मेरे हिसाब से ऊपर में 90 से 95 के लेवल्स भी ये काउंटर हमें दिखा सकता है मीडियम टर्म में। तो मीडियम टर्म में बने रहिए, 90 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको मुनाफा ज़रूर मिलेगा अगले कुछ समय बाद BHL में। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर सवाल आया है विशु जी का। इनका सवाल वोडाफोन आइडिया पर है। क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली हुई है शेयर की, 60,000 शेयर्स 9 रुपए के भाव में लिए हुए हैं। अक्सर ट्रेडर्स ये स्टॉक लेके, काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्योंकि पेनी स्टॉक है, 10 रुपए के नीचे का है, ले लेते हैं, एक पुल बैक की वेट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और देखिए इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस वक्त स्टॉक में, करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, क्योंकि शेयर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ली हुई है। और आज तो JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई थी टेलीकॉम स्पेस पर, और उनका कहना है कि वोडाफोन में 3 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से और ज़्यादा डाउन ट्रेंड वो देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बेरिश रिपोर्ट एक आई थी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। आस्था, क्या व्यू बन रहा है आपका? वोडाफोन आइडिया काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, शेयर की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा लेके रखी हुई है, और उसका देखिए यहाँ पे खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी क्या करें, क्या सलाह देंगे इन्हें, और कोई और भी स्टॉक इनको सुझाइए जिससे जो इनके नुकसान की भरपाई है वो हो सके। देखिए बिल्कुल, अगर मैं इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी देखूँ तो मुझे भारती एयरटेल पसंद आता है। टिकट साइज बहुत बड़ा डिफरेंस है वो, क्योंकि उसका टिकट साइज बड़ा साइज का है और वोडाफोन सिर्फ 7 रुपए का है, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखते हुए अगर लेना है तो भारती एयरटेल में एंट्री करिए और वोडाफोन से एग्जिट करिए। अभी एग्जिट करने के 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी को कंटिन्यू सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ कंपनी अच्छे से 5G को भी रोल आउट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इंटेंसिव केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर इस तरह का केपेक्स रहेगा तो वो आगे जाके अर्निंग्स के लिए थोड़ा सा डाइल्यूशन के लिए एक बात हो सकती है। तो वहां पे भी मुझे लगता है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वहां पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड नजर नहीं आएगी। डेट ऑलरेडी कंपनी में काफी ज्यादा हाई है, तो मुझे लॉन्ग टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी। इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी भारती एयरटेल को खरीदा जा सकता है, तो वहां पे नुकसान के भरपाई होने के आसार रहेंगे, तो एग्जिट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया से। ठीक है, वोडाफोन आइडिया से एग्जिट कर लीजिए। भारतीय एयरटेल को खरीदने की सलाह है। हालांकि JP मॉर्गन के रिपोर्ट के बाद आज शेयर में हम देखने की कमजोरी है भारतीय एयरटेल में, और इन्होंने जो स्टॉक का जो टारगेट है वो 860 रुपये से घटाकर कर दिया है 710 रुपये पर। लेकिन आपके लिए आस्था को लगता है कि यहाँ से मौके बन सकते हैं इस शेयर में। मुंबई से अनुज को जोड़ेंगे। अनुज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरा नाम अनुज पाल है जी। सर, मेरे पास शालीमार पेंट्स के 204 शेयर है 141 के भाव पे। 141 आपने आज ही खरीदे हैं क्या अनुज? आज ही नहीं सर, हो गया 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ता हो गया, ठीक है। 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले जोन में है, ऊपर से थोड़ा ये शेयर नीचे आया है, और 164 84 85 तक गया था, वहां से थोड़ा सा स्लिप करके अब 140 रुपए के आसपास आ गया है। आस्था, आपसे ही भी जानना चाहेंगे शालीमार पेंट्स को लेकर। देखिए हम क्रूड के भाव में तो नरमी देख रहे हैं, $80 के आसपास से कच्चे तेल का भाव, और लेकिन जो कहीं न कहीं जो रूरल एरिया से जो डिमांड है, गांवों से जो डिमांड निकल के आनी चाहिए, वो अभी तक खुल के नहीं दिखी है, और वही वजह है कि शायद पेंट कंपनियां उस रफ्तार से आगे बढ़ नहीं पाई हैं और ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाई हैं। शेयर की बात करें तो शालीमार पेंट्स आपको कैसा लगता है? क्या ये ठीक शेयर है अगर यहाँ से लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो? अवधि के लिए मेरे को लगता है कि बहुत
बड़ा रिटर्न तो मैं इस पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पेंट सेक्टर में अभी तो एक नरमी देखने को मिल रही है, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। इनफैक्ट हमने एशियन पेंट्स को भी देखा तो उसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो थोड़े सेक्टोरल हेडविंड्स हैं इसमें, और इसी वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल तैयार रहिए। थोड़ी गिरावट हो सकता है, आने वाले दिनों में ये काउंटर दिखाएं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है, शालीमार पेंट्स में। आगे बढ़ते हैं और रोहतक से फतेह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो yes ma'am, I have this Dewan Housing Finance Limited, that is DHFL 3000 share. See, can you hear me? ओके, Hello. यस यस, सब जी जी। चलिए, इनका सवाल है हमारे पास, क्लियर नहीं हो पाया। इनके पास डीएचएफएल के शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी का मर्जर भी हो चुका है, पिरामिड ग्रुप के साथ में मर्जर भी हुआ था। अब ये थोड़ा क्लियर करना होगा इनकी कब की खरीद है फिलहाल। लेकिन एक बार राय ले लेते हैं, फंडामेंटल चेक ले लेते हैं। आस्था क्या करना चाहिए इनको डीएचएफएल में? ये तो इसका एक्विजिशन भी हो चुका है, अब तो नई एंटिटी बन चुकी, नई एंटिटी फॉर्म हो चुकी है। उसके बाद क्या करें इस कंपनी में? देखिए, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक बिल्कुल ध्यान है मेरे को, ये तो पूरा डीलिस्ट ही हो गया है और अब पिरामल इसमें आया है। सो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है रखना पड़ेगा, और एक बार इनको अपनी जो होल्डिंग है उसको वापस से मेरे को लगता है एक बार चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो अभी तो डीलिस्ट हो गया है, तो इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। और उस हिसाब से एक बार ये अपनी पोजीशन को चेक करें, और मेरे हिसाब से अभी तो थोड़ा सा रुक के और एक बार इसको वापस से काउंटर के लिए रिव्यू करना चाहिए पोजीशन को। ठीक है, डीएचएफएल को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, हिमांशु शाह हमारे साथ हैं। इनफैक्ट इनका क्वेश्चन आया है इंस्टाग्राम के जरिए, और इनके पास है आईआरएफसी के 5000 शेयर 33 रुपए के भाव पर। आईआरएफसी या फिर आरवीएनएल, तमाम स्टॉक्स हमने देखा है कि रेलवे के 2022 में अच्छे से चले हैं। अब ऊपरी स्तरों पर थोड़े से कंसोलिडेशन की एक कोशिश हम देख रहे हैं। 19-20 रुपए का भाव था, ये शेयर चला गया था 35 रुपए के ऊपर, अब 33 के आसपास के भाव हैं। इस पर क्षितिज आप व्यू दीजिए। देखिए, लास्ट ईयर तो एक बड़ी रैली हमने देखी है, आखिर में देखिए किस तरह से ऊंचाइयां छुई हैं शेयर ने। यहां से अब क्या रहा है और चार्ट क्या संकेत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे अगर आईआरएफसी की बात करें तो इनके खरीद भाव के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर ये थोड़ा सा मध्यम अवधि के नजरिए से स्टॉक को होल्ड करते हैं तो मैं सलाह दूंगा स्टॉक को फिलहाल होल्ड किया जा सकता है। हो सकता है स्टॉक मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगा, यहाँ पे बजट से पहले एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है स्टॉक मूवमेंट पे। फिलहाल के लिए मैं सलाह दूंगा 30 रुपए से 35 रुपए का ये एक जोन दिख रहा है स्टॉक के अंदर, एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू यहाँ गुजर सकता है। तो 30 रुपए के ऊपर जब तक स्टॉक होल्ड ऑन कर रहा है, मुझे लगता है बाइंग मोमेंटम किसी भी दिन आ सकता है। अपसाइड की बात करें तो 35 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन रहा है स्टॉक का। एक बार 35 रुपीज के लेवल ब्रेकआउट स्टॉक लेता है 35 के ऊपर, तो वहां से लगता है मुझे मोमेंटम कैरी कर सकता है टुवर्ड्स 39 टू 40 रुपीज लेवल। तो मेरी सलाह रहेगी 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर बने रहें। ठीक है, तो आईआरएफसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और मुंबई से अगला सवाल ले लेता है। किरण जी ने सवाल भेजा है। नमस्कार किरण, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम, मेरे पास में मुंजल ऑटो के 200 शेयर है, 200। हेलो, ये कितने समय के लिए लिया है आपने किरण? ये मैंने 2 महीने के लिए लिया। ठीक है, क्षितिज आप राय दीजिए। इनकी खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है वैसे तो स्टॉक, लेकिन जिस प्राइस पर इन्होंने एंट्री की है वो काफ़ी ऊपरी स्तर पर है, 54 पर किया है। और हम देख सकते हैं कि अगर स्टॉक का हाई चेक करें तो 59 तो स्टॉक का 52 वीक हाई ही था, तो उसके आसपास इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की है। कब तक इस स्टॉक में तेज़ी आएगी? 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? 2 महीने में आप कुछ मुनाफा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस शेयर में?
देखिए मुझे यहाँ पे मुंजाल ऑटो के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे जरूर ले लिया और लेने के बाद मुझे लगता है स्टॉक में काफी ज्यादा एक गिरावट देखने को मिली थी और इनफैक्ट स्टॉक फिसल के 44 रुपए के लेवल्स को भी टेस्ट कर चुका है। देखिए वहां से रिकवरी तो स्टॉक ने अच्छी दिखाई है, वो जो टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे इस टाइम डेवलप हो रहे हैं, मुझे लगता है ये जो रिकवरी है थोड़ा सा और कैरी कर सकती है आने वाले सेशंस में। हालांकि 54 रुपए के भाव आने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं स्टॉक के साथ तो स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा 47 का, 47 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्टॉक में बने रहे। अपसाइड में 54 का ही इनका स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्डल डेवलप किया स्टॉक ने। एक बार 54 के लेवल्स को स्टॉक डिसिसिवली क्रॉस करता है तो ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स स्टॉक 60 रुपए तक मूव करने की पूरी गुंजाइश रखता है। तो यहाँ पे मैं सुझाऊंगा 47 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर बने रहे। ठीक है, 47 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुंजाल ऑटो के शेयर में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से विशाल को फोन लाइन पर जोड़ेंगे। विशाल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी जी सर, मुझे यस बैंक के 14,000 शेयर लेके 14,000 शेयर हैं 14.5 रुपए के भाव पर, 82,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है इस होल्डिंग पर। कब आपने लिए थे विशाल जी शेयर ये? सर मैंने इसको काफी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया सर। ठीक है, साल भर से ज्यादा हो गया और जितनी उम्मीद की होगी उतना मुनाफा दे रहा है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही दे रहा होगा। यस बैंक 82,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आस्था यस बैंक हमने देखा था कि 22-23 रुपए तक गया, उसके बाद से साइडवेज हो गया और कहा यह भी गया कि जो तेजी के ट्रिगर्स थे वो शायद एग्जॉस्ट हो गए हैं। एआरसी कारोबार वालों को लेकर कुछ अपडेट्स आए, उसके बाद हमने शेयर में रौनक देखी भी थी। अब क्या फ्रेश ट्रिगर्स हैं यस बैंक के लिए या फिर अभी जिस लेवल पर है इस लेवल के आसपास ही घूमता रहेगा और जो मुनाफा है बेहतर ये होगा कि उसको बांध लें और शेयर से निकल जाएं? मेरे हिसाब से थोड़ा सा पार्शियल मुनाफा वसूल करें और पार्शियली होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो जेसी फ्लावर्स एआरसी के साथ पूरी बात हुई थी कि स्ट्रेस्ड असेट का वहाँ पे ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो जीएनपी और एलएनपी है वो काफी अच्छे कंफर्टेबल लेवल्स पे आ जाएंगे। इस बार थोड़ा सा इन्होंने जो अर्निंग्स दिखाई थी वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो एक पॉइंट होगा जो आने वाली अर्निंग्स में देखने वाला होगा। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट अभी भी हाई है, पर अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है, तो सलाह रहेगी कि पार्शियली या 1/4 पोजीशन में से मुनाफा वसूल करके रिमेनिंग पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद बाकी आप होल्ड कर सकते हैं और तेजी के लिए स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें छत्तीसगढ़ से हमारे साथ शैलेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शैलेश जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट का बैंक का जो है 10,000 शेयर है। हेलो जी मैडम, 10,000 शेयर है। मैं जी कितने समय के लिए लिया है आपने ये? मैडम मैं जो है 6-7 महीने के लिए लिया हूँ। ठीक है। क्षितिज, एक और बैंकिंग स्टॉक पर सवाल आया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इनकी जो खरीदारी है वो आसपास ही है और लकीली मुनाफा हो रहा है, इनको हल्का मुनाफा हो रहा है 3,500 का। समय दे सकते हैं स्टॉक में 6-7 महीने के लिए, क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? बिल्कुल पूछा। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, इनफैक्ट पूरे बैंकिंग काउंटर की बात करें तो बीते कई हफ्तों में हम लोगों ने देखा कि छोटे मझोले बैंक्स में बहुत अच्छी रैली इनफैक्ट देखने को मिली। वहीं अगर आईडीएफसी की बात करें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40 रुपए से रैली लेना स्टार्ट किया था और ऊपरी स्तरों पे 60 से 62 रुपए तक स्टॉक ने अपसाइड लेवल्स टेस्ट करे। अब फिलहाल की बात करें तो देखिए स्टॉक एक दायरे से गुजरा है। डाउन साइड की बात करें तो 56 रुपए के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप कर लिया स्टॉक ने। अपसाइड की बात करें तो 62 से 63 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप करा है। तो मेरी सलाह रहेगी, देखिए स्टॉक अच्छा है, टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है, बट आपका जो व्यू है थोड़ा 6 महीने की तरफ है। आने वाले सेशन में स्टॉक एक बार फिर से रैली लेने के लिए तैयार है। आप डाउन साइड की बात करें तो मुझे लगता है 56 रुपए तक के लेवल्स को जब तक स्टॉक डाउन साइड में मेंटेन कर रहा है, अपसाइड लेवल जो है 63-64 के लेवल्स ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स देखने को मिल सकते हैं। तो सलाह रहेगी कि स्टॉक के अंदर बने रहे, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 56 रुपए के नीचे। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए स्टॉप लॉस होगा 56 रुपए का। आगे बढ़ेंगे, विनय का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल आया है इनके पास से। अडानी टोटल गैस के 40 शेयर 148 रुपए के भाव पर। अडानी टोटल गैस, आस्था आपसे व्यू चाहेंगे,
अब लास्ट ईयर हमने देखा कि क्या सुपर्ब ये रैली शेयर ने दिखाई है और जिस भाव से विनय ने लिए हैं, अब इनको सोचने समझने में बस यही रहता है कि कितना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कर लें, कितने शेयर छोड़ दें, कितने निकाल लें। इसकी चिंता है ही नहीं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 3,629 रुपये के आसपास का प्राइस है और इनको करीब करीब 40 शेयरों पर ही, सिर्फ 40 शेयरों पर देखिए करीब करीब 1,40,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। आस्था, क्या व्यू होगा आपका अडानी टोटल गैस को लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से अडानी टोटल गैस का इनका काफी बढ़िया प्रॉफिट है, तो सबसे पहले तो उस पे मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि देखिए, एक तो ये प्राइवेट सीजीडी प्लेयर है और इनका जो पूरा नेटवर्क है वो पैन इंडिया नेटवर्क है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है, तो वो एक कंपनी को बहुत बढ़िया यहाँ पे पोजीशन में खड़ा कर देता है। और मेरे हिसाब से जो भी इनके कमिटमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हैं और उसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी ही आने वाली है। इनफैक्ट गैस वॉल्यूम्स भी जो हैं वो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ रिसर्च हाउस कि बढ़िया यहाँ पे CAGR से ग्रो करेंगे और ये मैं आने वाले एक साल नहीं बल्कि FY25 तक की बात कर रही हूँ। तो और उसी वजह से मुझे लगता है कंपनी की चाहे टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सब में जो हम लोग CAGR मान के चल रहे हैं जो ग्रो होगी वो 30% से ऊपर की होने वाली है। सो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अभी भी हाई हैं, तो अगर जल्दी नहीं है पैसा लेने की और रिस्क मतलब रिस्क तो है नहीं लेकिन थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो होल्ड करिए, और अगर नहीं रख सकते तो भी सारी पोजीशन से ना निकले, कुछ ही पोजीशन में मुनाफा वसूल करें, बाकी आधी पोजीशन को तो होल्ड ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में और तेजी हमें ये काउंटर दिखाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये राय आपको अडानी टोटल गैस में दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमें आया है शैलेंद्र सतना से। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। शैलेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मुझे मैडम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने लिया था 25 रुपए में, 250 शेयर हैं, उसमें पूछना था कि क्या कर सकते हैं। ओके, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिया था आपने? शैलेंद्र जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है आपके पास? जी मैडम जी। जी ओके, ठीक है। तो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक है इनके पास, 29 रुपए के पास कारोबार कर रहा है और 25 पे इन्होंने लिया था, 25-50 के भाव पर। तो हल्का मुनाफा तो हो रहा है इनको इस स्टॉक में। क्षितिज क्या करना चाहिए? 25-50 पर लिया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम काफी समय से देख रहे हैं इसी दायरे के आसपास, इसी प्राइस के आसपास ही कारोबार कर रहा है काफी समय से। तो और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को या फिर निकल जाए? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, इन्होंने स्टॉक लिया है 25 रुपए के भाव के आसपास। अगर टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक में रिकवरी आनी शुरू हुई थी 13 रुपए के लगभग से, और स्टॉक ने वन साइडेड रैली देखिए 30 रुपए तक। मुझे लगता है अब करंट लेवल्स पे 30 रुपए का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे मुझे लगता है काफी मशक्कत फील करेगा 30 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी कि अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से आपने स्टॉक को बाय किया था तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि ऊपरी स्तरों से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है एक बार फिर से स्टॉक फिसल के कहीं ना कहीं 25 रुपए के लगभग बिल्कुल आपको मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी प्रॉफिट बुक करके एक बार स्टॉक से निकल जाए। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, स्टॉक से निकलने की सलाह दी जा रही है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बरेली से आए हैं भुवनेश्वर का सवाल, और ये सवाल आया व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है सतलुज टेक्सटाइल्स के 200 शेयर 71 रुपये 80 पैसे के भाव पर। आस्था जी, हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में थोड़ी सी रौनक है। सतलज टेक्सटाइल का शेयर भी 55-60 रुपये के स्तरों से अब चल के देखिए अब ये 65 रुपये के आसपास का शेयर है। हालांकि ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ है ये, इनकी खरीद भाव थोड़ी सी ऊपर की है। अभी क्या निवेशित रहें या फिर निकल जाएं? मेरे हिसाब से देखिए निवेशित रहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी नुकसान इनको हल्का फुल्का हो रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं लगता है, लॉजिक नहीं लगता कि इस लेवल पे निकलें। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके काउंटर के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है बेसिकली के बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और ये देखा जाए तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आता है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्पन जो डाइड यार्न होता है
वो ये लोग ही मैन्युफैक्चर करते हैं। और मेरे को लगता है कि इन्होंने एक पूरा अपने लिए एक निश मार्केट यहाँ पे डेवलप किया है। और वो मार्केट और कभी भी अगर इस तरह के जो टेक्सटाइल स्टॉक में तेजी आती है तो उसका फायदा इस कंपनी को होने के पूरे आसार हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और उसी वजह से अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। नुकसान यहाँ पे बुक करना नहीं चाहिए, निवेशित रहा जा सकता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर के भी स्तर ये काउंटर हमें आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में ऊपर के स्तर दिखा सकता है। ठीक ठाक साइज की कंपनी है, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। सतलज टेक्सटाइल्स का इसको होल्ड करने की सलाह है। चलिए चलते हैं हमारे खास पेशकश की तरफ। उसकी तरफ हम आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बारीक बातें, बारीक रिसर्च। और चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। और विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज। विश्व मोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है? कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की, कि ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना, क्योंकि ऑप्शंस के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस है कमोडिटी में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। जिस तरह की खबरें आती है यूरोप से, रसिया से और साथ ही US से, तमाम खबरों का इस तरह से असर होता है कि एक एक दिन में 5-5, 10-10% का मूवमेंट दोनों साइड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस बायर के लिए सबसे शानदार मौके यहाँ पर नेचुरल गैस में है। यहाँ पर MCX पर आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर्स के एक्सपायरी के 2 दिन पहले ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है और कैलेंडर महीने के पहले दिन इसकी शुरुआत होती है। हर महीने के 25 तारीख को फ्यूचर्स की एक्सपायरी और 23 तारीख को ऑप्शंस फ्यूचर्स में मिल जाता है। अब बात करें इसके लॉट साइज की, तो 1250 MMBTU इसका लॉट साइज है, यानी जो भी प्राइस है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का साइज उतना है। और टिक साइज है 5 का 0.05 यानी 5 रुपए के अंतराल पर जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो 5 रुपए के अंतराल पर होंगे। अगर 300 के आसपास है तो 305, 310, नीचे 290, 295 के स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रीमियम दिख जाएगा। उस प्रीमियम के आधार पे आप फिर अपनी बाइंग की पोजीशन आप ले सकते हैं। अगर सेलर है तो आपको प्रीमियम मार्जिन मनी भरना होगा, और अगर बायर है तो आप सिर्फ प्रीमियम के जरिए ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपको किन खबरों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखना चाहिए अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हैं? तो US से उत्पादन के आंकड़े, जो वहाँ पर वीकली उत्पादन के नंबर्स आते हैं, यूरोप से किस तरह के डिमांड के नंबर्स आ रहे हैं, साथ ही रूस से सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आप नज़र रखेंगे तो नेचुरल गैस के ट्रेड में आसानी होगी। ओके, तो ये है नेचुरल गैस ऑप्शन की ABCD आज हम आपको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। और हमें इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अविनाश जी का। HCL टेक के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर्स 1233 के भाव पर लिया हुआ है। और इसमें हम देखें तो काफ़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक ले लिया है। उसके बाद से देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी समय से एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है इस शेयर में। क्या सजेस्ट करेंगे क्षितिज, आप बताइए। 1233 पर लिया था, अभी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है हमको इस स्टॉक में। कितना समय देना चाहिए? इनके लेवल्स वापस से कब तक दिखेंगे स्टॉक में? देखिए पूजा, काफी ऊपरी स्तरों पे स्टॉक परचेज कर लिया। 1233 के लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल, 1070 के लगभग। देखिए बीते कई सेशंस में हम लोगों ने देखा IT काउंटर एक बेस बिल्डअप करने की कोशिश तो कर रहा है, बट हर एक बाउंस के ऊपर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं माउंट हो जाता है। और अगर हम पर्टिकुलरली HCL टेक की बात करें तो सभी IT स्टॉक्स में से मुझे लगता है HCL टेक हैज अ बेटर चार्ट्स कंपैरेटिवली। तो HCL टेक के ऊपर मेरी सलाह रहेगी कि बने रहिए। स्टॉक ने एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव की तरफ यहाँ इशारा कर रहा है। अपसाइड की बात करें तो इमीडिएट जो हर्डल आ रहा है स्टॉक का 1100 रुपए के लगभग आ रहा है। एक बार स्टॉक 1100 के ऊपर मूव ऑन कर जाता है तो आपका प्राइस आने में मुझे लगता है 2 से 4 महीने लग जाएंगे, और प्रॉफिट में आने में शायद आपको 6 महीने में लग जाए। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी कि अगर 6 महीने के साथ नजरिए के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉक के अंदर बने रहे। डाउनसाइड में मुझे लगता है आप 1030 से 1020 के लगभग स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवर कर रहा है। तो आपको ये सलाह रहेगी कि स्टॉक के अंदर बने रहे। ऊपरी स्तरों पर लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है आपके भाव आने में। ठीक है, भाव आने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन HCL टेक के शेयर में बने रहने की सलाह है। और कल इन्फोसिस के नतीजों पर नज़र रहेगी और हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छी रिकवरी आ रही है निचले स्तरों से तमाम IT स्टॉक्स में। TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर आज आपको ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अगला सवाल लेंगे SS राणा जी का, इंस्टाग्राम के जरिए है। इनके पास यूको बैंक के 2000 शेयर है 18 रुपए के भाव पर।
यूको बैंक एक बड़ी तेजी हमने देखी शेयर में भी। आस्था 30 रुपए के आसपास का भाव है और मुनाफा ठीक ठाक हो रहा है शेयर में। यूको बैंक करना क्या चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अचानक से इन छोटे छोटे बैंकों में रैली शुरू होती है, फिर उतना ही तेज करेक्शन आता है। क्या इसमें बने रहे अभी? नहीं, मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जिट करें, क्योंकि देखिए यूको बैंक या मैं बाकी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो एक जो रैली आई थी उसका फायदा हमने इस बैंक में भी देखा है, लेकिन ओवरऑल जो एनपीएस की स्थिति है वो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि देखनी चाहिए। तो जो ये वाले नतीजे आएंगे उस पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ सबसे ज्यादा जो एक फोकस पॉइंट रहता है वो एनपीएस में कितनी घटत हुई है वो एक देखने का रहता है। तो मैं वहां पे एक बार देखना चाहूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अगर इनको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, क्योंकि माफ कीजिए मैं कॉस्ट प्राइस इनकी स्लिप कर गई हूँ, तो अगर मुनाफा होता है तो थोड़ा बहुत बुक करना चाहिए और रिमेनिंग को होल्ड करना चाहिए और नतीजों के बाद वापस से योर स्टॉक्स में कॉल करके पोजीशन रिव्यू करानी चाहिए। तो पार्शियली निकलने की सलाह है, पार्शियली होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियली होल्ड करिए। काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, लेकिन कुछ मुनाफा यहाँ पर बुक करके निकल जाइए, ये लस्तर आपको दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें रोहतक से किशन राठी जी ने भेजा है और इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा पर। इन्होंने 500 शेयर्स 354 के भाव पर लिया हुआ है। माफ कीजिएगा, ये हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी जुड़ चुके हैं। किशन जी, ये स्टॉक कब लिया था आपने और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? मैडम ये 304 पे लिया, 54 पे नहीं। अच्छा, 304 पे लिया था आपने। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो कितना समय दे सकते हैं आप? नहीं, ये स्प्लिट के लिए लिया मैडम, कुछ प्रॉफिट हो गया पूछना चाह रही थी। स्प्लिट होगा ये अभी। अच्छा, ओके, ठीक है। स्प्लिट के लिए था। कुछ समय बाद इसकी बोर्ड की बैठक भी है या हो चुकी थी, एक बार देखना होगा। आईआरबी इंफ्रा को लेकर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर खबरें भी आ रही थी। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं स्टॉक को। क्षितिज, आईआरबी इंफ्रा क्या सलाह देंगे इनको? 304 के लेवल पर लिया था, इनके खरीद के आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए पूजा, ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है स्टॉक का। हालांकि बड़े बड़े मूव्स कभी देखने को मिलते हैं, स्लो एंड स्टेडी मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टॉक इनके खरीद के भाव के आसपास है। मुझे लगता है थोड़ा मध्यम अवधि के हिसाब से स्टॉक इन्होंने लिया है, तो मध्यम अवधि के हिसाब से मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि स्टॉक के अंदर बने रहे। डाउन साइड में मुझे लगता है काफी अच्छा स्टॉक ने सपोर्ट बिल्डअप कर लिया 285 290 के जोन में। तो जब तक स्टॉक 280 के जोन होल्ड ऑन कर रहा है डाउन साइड पे, मुझे लगता है अपसाइड रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्लो एंड स्टेडी मूव्स यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अपसाइड की बात करें तो देखिए, इमीडिएट जो स्टॉक का टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 325 से 330 का। एक बार स्टॉक 330 के लेवल्स क्रॉस करते थे डिसिसिवली, तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आप ट्रेल करते रहे। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर बने रहे, 280 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। ठीक है, 280 का स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह है। आईआरबी इंफ्रा, इनको लेकर खबर आई थी कि दिसंबर में जो अपडेट जारी किए थे कंपनी ने टोल कलेक्शन के, वहां पर ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। और कलेक्शंस की बात करें, ओवरऑल टोल कलेक्शंस की, तो 32% का इसमें जंप आया था। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से मनोज का सवाल लेंगे। मनोज जी नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? सर, मेरे सेंट्रल बैंक के शेयर हैं मेरे पास 15,000। 15,000? जी सर। ठीक है। एवरेज करते करते मेरे सर 32.5 पे आ गए हैं। 32.5 का एवरेज कॉस्ट है आपकी? जी। ठीक, परफेक्ट। अब इसमें सर समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लिए थे। ठीक है। और दूसरा है मेरे पास सर श्री रेणुका शुगर के 15,000 शेयर हैं। श्री रेणुका भी 15,000 है? जी। वो भी हमारा एवरेज में जो है 60-10 का है सर। श्री रेणुका भी आपका एवरेज 60-10 का है, ₹10 का है। तो श्री रेणुका में आपको प्रॉफिट हो रहा होगा आई थिंक? नहीं सर, अभी 54-45 चल रहा है। इसमें हमारा 85,000 के करीबन जो है घाटा चल रहा है। ओहो, ठीक है। सेंट्रल बैंक और श्री रेणुका 1 बाय 1 दोनों के आंसर लेते हैं। सेंट्रल बैंक आपसे राय चाहेंगे। आस्था, देखिए ये खतरे तो थे जब ये शेयर बहुत तेजी से चल रहे थे, तो बार बार ये आगाह किया जा रहा था कि थोड़ा सा संभल के अब इनको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक तरफा रैली दिखा चुके थे ये शेयर। अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो अचानक से हम एकाएक ही कहेंगे कि ये
40 रुपए के आसपास तक भाव पहुंचा और वहां से देखिए अब ये भाव 40 से अगर जोड़ेंगे तो 25% करेक्ट करके 30 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। 35 रुपए की एवरेज, 32.5 की एवरेज कॉस्ट है इनकी। सेंट्रल बैंक आपको उम्मीद है कि ये शेयर अगर होल्ड करें तो इनके भाव आ जाएंगे, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई ये शेयर कर देगा, या फिर कहीं और आप स्विच करने की सलाह देंगी? नहीं, मैं इसमें बने रहने की यहाँ पे सलाह दूंगी। देखिए, अगर मैं इस बैंक के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाती हूँ तो जहां तक मुझे याद आता है FY16 से FY21 तक कंटिन्यूसली इन्होंने 4 या 5 सालों तक कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉसेस दिखाए थे। पहली बार ये प्रॉफिट्स में रिटर्न हुए FY22 में, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसमें भी ये था कि लगातार जो अभी लास्ट के 4 क्वार्टर्स हैं उसमें कंसेक्यूटिवली इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो वो थोड़ी सी एक उम्मीद जताता है बैंक के लिए। दूसरी तरफ बैंक के लिए, क्योंकि इनके GNPA और NNPA यानी कि क्रेडिट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तो मैं वहां पे भी अगर देखती हूँ तो मेरे हिसाब से इनके कंटिन्यूसली एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है क्रेडिट क्वालिटी में, असेट क्वालिटी में, माफ कीजिए। तो असेट क्वालिटी में क्योंकि GNPA रेशियोज पे इनके लगातार डिक्रीज हुए हैं, NNPA रेशियोज भी डिक्रीज हुए हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है। सो मेरे हिसाब से इस बैंक को थोड़ा समय देना चाहिए, और इसका मैं जो अल्टीमेट टारगेट देख रही हूँ वो 38 से लेके 40 तक रहेगा। इनिशियल टारगेट 38 का रहेगा, तो अगर वो टारगेट्स भी आते हैं तो ये मुनाफे में निकलेंगे, इसलिए अभी मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, सेंट्रल बैंक में बने रहने की सलाह है, लेकिन श्री रेणुका में क्या सलाह होगी आपकी आस्था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तो चल रहे हैं ये शेयर सारे के सारे, ये जो शुगर स्टॉक्स हैं, उत्तम शुगर ने अपनी एथेनॉल की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, करीब 65% के आसपास कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, तो वहाँ तो तेज़ी है, वो स्वाभाविक है। लेकिन बाकी स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं कि आज फोकस में हैं, चाहे वो श्री रेणुका हो, बजाज हिंदुस्तान हो, बलरामपुर चीनी हो, जो भी स्टॉक्स आप देखेंगे आज रौनक है, जबकि बाजार में उत्साह नहीं है। श्री रेणुका, आपको लगता है कि यहाँ से क्योंकि एक डोमिनेंट प्लेयर होगा निश्चित तौर पर, जो एथेनॉल की स्टोरी देश में चल रही है उसका बेनिफिशियरी ये भी कंपनी होने वाली है? जी बिल्कुल, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ श्री रेणुका में, और मुझे बिल्कुल ये लगता है कि ये भी एक अच्छी जो एथेनॉल स्टोरी है उसका भी ये भी एक कैंडिडेट है, और इसी वजह से मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार होल्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस काउंटर के भी अच्छे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स जो इन्होंने पोस्ट किए थे वो भी यहाँ पे ठीक ठाक पोस्ट किए थे, बहुत ज्यादा कुछ गिरावट यहाँ पे दिखाई नहीं थी, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी श्री रेणुका शुगर्स को। ओके, ठीक, ये राय श्री रेणुका शुगर्स में आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए कुछ सवाल आया है। विजय शिंदे जी ने सवाल भेजा है इंडिगो पेंट्स पर। इन्होंने 47 शेयर्स लिए हुए हैं, 1330 के आसपास की खरीद है इनकी, और काफी अच्छा मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। इंडिगो पेंट्स, ओके माफ कीजिएगा, इंडिगो पेंट्स के शेयर्स हैं इनके पास। इस बार 1276 पर कारोबार कर रहा है, तो हल्का नुकसान इनको यहाँ पर इस शेयर में हो रहा है। क्षितिज जी, क्या सजेस्ट करेंगे? स्टॉक में करीब 2500 के आसपास का नुकसान ये झेल रहे हैं, बने रहना चाहिए इनको इस स्टॉक्स में और तेजी की उम्मीद है, या फिर एग्जिट करने की राय देंगे यहाँ से? देखिए पूजा, इंडिगो पेंट्स की यहाँ पे बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। हालांकि इन्होंने निचले स्तरों पे स्टॉक को जरूर लिया है। ऊपरी स्तरों की बात करें तो स्टॉक 1600 से फिसल के फिलहाल 1275 के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है। इनकी खरीद का भाव जहां तक मैंने अगर मिस नहीं किया 1320 1330 के लगभग है। तो मुझे लगता है यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर इतने खास पॉजिटिव नहीं है। अभी छोटा मोटा लॉस है, मैं आपको सलाह दूंगा एक बार स्टॉक में से निकल जाए छोटा लॉस लेके, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है स्टॉक के अंदर, एक बार अगर 1250 के नीचे फिसला तो ये सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर माउंट होता दिखाई देगा आने वाले सेशन में। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी स्टॉक में से एक बार एग्जिट ले ले। एग्जिट लेने की राय इस स्टॉक से आपको दी जा रही है। दूसरा सवाल है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर। 100 शेयर्स इन्होंने 576 पे लिया था, और ये भी काफी ऊपरी स्तर पर, तब से स्टॉक में लगातार बिकवाली ही हावी है इस शेयर में। अगर पिछले 6 महीने का ही अगर हम चार्ट देख लें तो करीब 13 से 14% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, और इस स्टॉक में भी इनको भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका क्षितिज?
देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन की बात करें तो स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के थ्रू यहाँ पे निकल रहा है। अपसाइड की बात करें तो 560 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है, डेवलप किया स्टॉक ने। वहीं डाउनसाइड की बात करें तो 470 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप करा है। फिलहाल देखिए यहाँ कंसोलिडेशन फेज के थ्रू निकल रहा है। मुझे नहीं लगता आने वाले सेशन में कोई बहुत बड़ी तेजी किसी को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हालांकि कुछ सेशंस पहले स्टॉक में न्यूज के चलते एक स्पाइक जरूर बनाया था ऊपरी स्तरों पे, बट वहां से जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर एक बार फिर से देखा गया है, तो फिलहाल के लिए व्यू रहेगा कि 470 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। बिकॉज एक बार 470 के लेवल स्टॉक डाउनसाइड में ब्रीच करता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है और इनफैक्ट स्टॉक वहां से फिसल के 410 400 के जोन में एंटर कर सकता है। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी 470 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। ठीक है, 470 के स्टॉप लॉस के साथ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हम लेंगे ग्लैंड फार्मा को लेकर हमारे दर्शक का सवाल आया है और ये सवाल है विपुल का अहमदाबाद से। विपुल हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। विपुल, कब आपने शेयर खरीदे थे? ये 6 महीने हुए सर। 6 महीने हो गए? हाँ, 25 शेयर है 1890 का। 6 महीने हो गए आस्था और एवरेज। ठीक है, 6 महीने पहले लिए इस उम्मीद में कि शेयर चलेगा, लेकिन शेयर ऑलरेडी करेक्शन वाले फेज में था, लगातार गिर रहा था। थोड़ी सी बॉटम फिशिंग की कोशिश हुई, शेयर और वहां से टूट गया। ग्लैंड फार्मा आस्था हमने देखा था कि लगातार ये खबरों में रहा था ये शेयर। पहले ये खबर आई थी कि प्रोमोटर जो इसकी चाइनीज है फोसन फार्मा, वो शायद इसको बेचने वाली है कंपनी को। फिर ऐसी खबर आई कि ग्लैंड फार्मा ने कोई एक सब्सिडरी का गठन किया है या फिर कोई एक्विजिशन किया है। तो खबरों में बहुत रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हैंगओवर रहा एक, और ये गिरावट का लगातार शिकार होता रहा। 38 रुपये 39 रुपये तक के भाव थे, अब देखिए 1550 रुपये के आसपास के भाव हो गए हैं। आपको कोई ट्रिगर दिख रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए? देखिए अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स और थे। जब इन्होंने इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए थे तो वहां पे भी एक तरह से देखा जाए तो गिरावट दिखाई दी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ डिमांड नहीं बढ़ रही है। एक और पॉइंट जो इनके लिए नेगेटिवली वर्क कर रहा था, जो फाइनेंशियल्स में हमने देखा था कि फ्रेट की कॉस्ट बढ़ी थी, उसकी वजह से भी इनके एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ के आए थे। अब अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूँ तो वो भी एक कंस्ट्रेंट बना हुआ था और ऑल एंड ऑल रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे नहीं थे। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बरकरार रहेगी और कंपनी को वो फेस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे मेरे हिसाब से। या तो ये एक काम कर सकते हैं, जो अभी नतीजे आएंगे उसको देख के अपनी पोजीशन को रिव्यू करा ले, क्योंकि इतने बड़े लॉस में निकलने में मेरे को लगता है कि बेटर रहेगा कि एक बार रिजल्ट्स देख के निकले तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं उनको सलाह दूंगी कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक होल्ड करिए और उसके बाद वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करिए। पर अभी कुछ एक दिक्कतें थी जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें इस काउंटर से देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, तो नतीजों का वेट करना होगा। नतीजों के बाद हम वापस से इस स्टॉक को रिव्यू करेंगे। फिलहाल आप बने रह सकते हैं ग्लैंड फार्मा में। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है राजेश जी का। इनका सवाल है, इनके 2 सवाल हैं। पहला तो नवकार कॉर्प पर सवाल ले लेते हैं। 100 शेयर इन्होंने 157 पर लिया हुआ है। ये काफ़ी पहली पुरानी खरीद लग रही है इनकी और काफ़ी नुकसान भी इनको झेलना पड़ रहा है। इनकी खरीदारी से तो स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। नवकार कॉर्पोरेशन क्षत्रिय जी क्या सजेस्ट करेंगे? इन्हें नुकसान काफ़ी हो चुका है, कोई भी आप रैली या पुल बैक देख रहे हैं स्टॉक में जिससे थोड़ी भरपाई हो सके इनके नुकसान की, या फिर और ज़्यादा डाउनसाइड दिखाई दे रहा है शेयर में? बिल्कुल पूजा, देखिए 157 के भाव पे इन्होंने परचेज किया स्टॉक को और स्टॉक लगभग आधे से ज्यादा अपने जो है भाव को सरेंडर कर चुका है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 63-64 रुपए के लगभग। देखिए यहाँ पे एक रिलीफ रैली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक के अंदर। देखिए ऑलरेडी आपने इतना पेशेंस दिखाया, इतना डाउनसाइड ऑलरेडी स्टॉक में देख चुके हैं। तो स्टॉक ने यहाँ की अगर शॉर्ट टर्म चार्ट से बात करें तो मुझे लगता है 55 से 57 रुपए की रेंज में स्टॉक ने एक अब यहाँ पे बेस बिल्डअप कर लिया है और यहाँ से स्टॉक एक रिलीफ रैली दे सकता है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल बाउंस की तरह लेके चलेंगे। देखिए लंबे नजरिए से कुछ खास पॉजिटिव फिलहाल नहीं है चार्ट्स, बट जैसे मैंने बताया आपको शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक रिलीफ रैली यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो स्टॉक के अंदर थोड़ा आप होल्ड ऑन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे आपको स्टॉक आने वाले सेशन में 75 रुपए से 80 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करने की क्षमता रखता है। तो वहां पे एक बार स्टॉक पहुंचता है तो वहां पे हम आपको सलाह दूंगा स्टॉक को रिव्यू कर लीजिए। फिलहाल के लिए सलाह रहेगी 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर बने रहे। अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का 82 से 85 रुपए का ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। अगला सवाल इनका
AB कैपिटल पर है, यहाँ पर भी इन्होंने 100 शेयर्स 167 पर लिए हुए हैं और ये भी थोड़ा ऊपरी स्तर पर इनकी खरीद लग रही है। यहाँ पर स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी? नुकसान तो काफ़ी हो चुका है, बट क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कंपनी में? जी बिल्कुल, अगर हम AB कैपिटल की बात करें तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगा और इसकी वजह से थोड़े ऊपरी स्तर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पहले के रिजल्ट्स आए थे पूजा वो भी ठीक ठाक थे। वहाँ पे भी हमने देखा था कि ग्रोथ बढ़िया आ रही थी कंपनी की और इनके निम्स भी काफी अच्छे खासे यहाँ पे थे। और मेरे हिसाब से जो AMC अर्निंग्स हैं वहाँ पे भी हमने जो इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो अर्निंग है वहाँ पे भी हमने एक तरह से रिबाउंड देखा था। सो मुझे तो आदित्य बिरला कैपिटल ऐसा लगता है कि ये वापस से इनकी कॉस्ट प्राइस दिखाएगा 167 के आसपास जो इन्होंने खरीदा है, और बहुत नीचे भी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तकरीबन 145-147 के आसपास ये चल रहा होगा। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, क्योंकि पुराने रिजल्ट्स बढ़िया थे, तो वो एक यहाँ पे मुझे उम्मीद दे रहे हैं कि आगे के नतीजे भी यहाँ अच्छे आने चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, AB कैपिटल को होल्ड करने की सलाह है। तुषार सोनी का सवाल लेंगे जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास जोमेटो के 300 शेयर 58 रुपए 85 पैसे के भाव पर। भाव के लिहाज से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इनके भाव के आसपास ही शेयर ये होना चाहिए। 55 रुपए का भाव है, थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, लेकिन चिंता ये है आस्था कि मैनेजमेंट लेवल पर बहुत बड़े बड़े एग्जिट्स हो रहे हैं। तमाम जो को फाउंडर्स थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और ग्रोथ को लेकर भी थोड़े से कंसर्न्स हैं कहीं न कहीं, क्योंकि टेक को लेकर जो पेनिट्रेशन की उम्मीद ये कर रही थी कंपनी वो हुआ नहीं और चैलेंजेस बरकरार हैं इसके लिए। जोमेटो क्या भविष्य लग रहा है आपको, और इसको क्या होल्ड करें या फिर थोड़ा मोटा नुकसान हो रहा है उसको बुक करके निकल जाएं? देखिए, अगर ये थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो नुकसान, क्योंकि ज्यादा नहीं है। 58 की खरीद है, 55 के आसपास चल रहा है, तो वहां पे अगर रिस्क नहीं ले सकते तो एक बार एग्जिट करें। आपने बिल्कुल सही बताया, जब इस तरह के बड़े मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं तो वो थोड़ा सा मार्केट्स को यहाँ पे नर्वस करते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेके। दूसरी तरफ अगर मैं इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी देखूं तो वो भी जो इन्होंने अभी क्वार्टरली यहाँ पे नतीजे दिखाए थे वहां पे कोई बहुत बढ़िया निकल के नहीं आई है, और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है इनफैक्ट वो एक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है और उसी की वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे भी एक हो सकता है कि हमें अफेक्ट देखने को मिले। लेकिन इनके जो बाकी के बिजनेस है जैसे कि हाइपर प्योर, ब्लिंकिट, वहां पे हमें एक थोड़ी सी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हमारा नजरिया मिनिमम 6 महीने का रहता है तो होल्ड करें, नहीं है इतना बड़ा तो मेरे हिसाब से लॉस बुक करके भी एग्जिट किया जा सकता है। ओके, तो जोमेटो थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है, शेयर में समय लगेगा, अपसाइड आएगा धीरे धीरे, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो फिर आपको निकल जाने की राय इस स्टॉक से दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज से शुरू हुआ है ऑटो एक्सपो, जिस पर की लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है। और ऐसे में मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा हटा दिया है। कंपनी 2025 में इस गाड़ी को लॉन्च भी करने वाली है, और मारुति की इस गाड़ी में क्या कुछ खास है ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सृष्टि शर्मा, जो कि वहां मौजूद है इस वक्त, लगातार इस पर अपनी कवरेज बनाई हुई है। सृष्टि बताइए। मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कंपनी ने यहाँ पे अनवील की है ऑटो एक्सपो 2023 में। पहली ईवी है मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि कंपनी 2025 में अपनी उतारेगी इंडियन रोड्स पे। अगर इसकी बैटरी पैक की बात करें तो 60 किलोवाट्स की यहाँ पे बैटरी पैक है, जिसमें रेंज जो है आपको 550 किलोवाट्स की मिलेगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने इसको एक कॉम्पैक्ट SUV पे लाया है, एक पूरा डिफरेंट तरीके का प्लेटफॉर्म ये लेकर आ रहे हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो 4300 मिलीमीटर्स इन लेंथ है। इसके अलावा इसकी विड्थ 1800 मिलीमीटर्स है और हाइट जो है 1600 मिलीमीटर्स पे दे दी गई है। 60 किलोवाट की बैटरी पैक एक कॉम्पैक्ट SUV के तौर पे मारुति सुजुकी इसको लेकर आएगी। कंपनी का ऐसा कहना है कि लोकलाइजेशन पे भी काफी फोकस करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, पर पहली ईवी मारुति सुजुकी की तरफ से आप यहाँ पे देख रहे हैं।
ठीक है, मारुति सुजुकी की पहली ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये एसयूवी होगी और इसको लॉन्च करने की योजना है 2025 में, जैसा कि सृष्टि बता रही थी। हालांकि ईवी की जो रेस है उसमें मारुति थोड़ी सी पिछड़ जरूर गई है, क्योंकि इसमें लीड ले ली है टाटा मोटर्स ने और धड़ाधड़ वो बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च भी कर चुकी है। भारतीय सड़कों पर वो दिखती भी हैं मारुति सुजुकी। हालांकि अब देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा सुस्त है और चूंकि ईवी की चर्चा हो रही है, आस्था आपको लगता है कि ईवी वाली जो रेस है उससे मारुति पिछड़ भले ही गई है, लेकिन जो गांव-गांव तक जो पहुंच है, मजबूत जो डीलरशिप का जो नेटवर्क है, तो एक बार ये आ जाता है इनका प्रोडक्ट तो इसको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और क्या शेयर भी उस हिसाब से आपको रीरेट होता हुआ दिखाई देगा? ऐसी संभावनाएं हैं? मुझे तो काफी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वॉल्यूम्स बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इन्होंने देरी से ये चीज की है, लेकिन जिस तरह से इनका नेटवर्क है, मुझे लगता है कि फायदा कंपनी को वाकई में होने वाला है और वॉल्यूम्स वापस से बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि बढ़िया नए लॉन्चेस तो चल ही रहे हैं, साथ में डिमांड भी यहाँ पे इम्प्रूव होती भी नजर आ रही है, चाहे मैं रूरल एरियाज की बात करूँ, चाहे मैं अर्बन एरियाज की बात करूँ। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर लिया हुआ है तो होल्ड रहना चाहिए, स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, तो मारुति लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स बने रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ट्विटर पर आकाश जी ने सवाल भेजा है हमें। पूर्वांकरा पर 1800 शेयर्स इन्होंने 82 के भाव पर लिया हुआ है। एंट्री लेवल अच्छा है और किस्मत से इनको मुनाफा भी यहाँ पर हो रहा है। पूर्वांकरा इस वक्त देखिए 90 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और क्योंकि शेयरों की संख्या भी ठीक ठाक ही है, इस वजह से 14-15 हजार के आसपास का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है इस वक्त। क्षितिज, क्या सजेस्ट करेंगे? पूर्वांकरा में अगले टारगेट्स क्या दिख रहे हैं? देखिए, पूर्वांकरा अच्छे लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक को डाउन साइड में बाय किया। 82-83 के लगभग इन्होंने बाय किया। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग यहाँ 90 रुपए के आसपास। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सलाह रहेगी कि अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज चार्ट्स इतने ज्यादा कुछ खास पॉजिटिव नहीं बन रहे हैं फिलहाल। 88 का मैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हो जाऊंगा। 88 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर बने रहे। अपसाइड में एक बार 96 से 97 के जोन में स्टॉक एंटर करता है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल ले, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट्स के ऊपर भी 100 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में स्टॉक काफी मशक्कत फील करेगा। तो एज ऑफ नाउ आपके लिए सलाह रहेगी कि 88 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में 96, 97, 98 इन लेवल्स को स्टॉक एक बार टेस्ट करता है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार स्टॉक से निकल जाए। ठीक है, तो पूर्वांकरा को लेकर जो लेवल्स आपको क्षितिज ने बताए हैं उसका आप ध्यान रखिएगा और अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति इस पर आप बना सकते हैं। चलिए शो को यहाँ पर समेटेंगे, लेकिन ऑटो एक्सपो से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं और हमारी पूरी की पूरी टीम 18 स्वदेश की वहाँ पर जुटी हुई है। सृष्टि वहाँ पर हैं, समीर दीक्षित हमारे सहयोगी वहाँ पर हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ऑटो एक्सपो से MG हेक्टर की भी गाड़ियाँ कुछ लॉन्च हो रही हैं लगातार। तो अपडेट्स वहाँ से लगातार आएंगे और उससे आपको हम रूबरू भी करवाएंगे। आम आदमी के लिए 13 जनवरी से एक्सपो खुलने जा रहा है, उसके पहले ये इंडस्ट्री के लिए इसको खोला गया है, मीडिया के लिए खोला गया है, लेकिन उसकी झलक आपके पास सबसे पहले और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होंगे वो भी हम आपको जरूर देंगे। चलिए इसी के साथ इस शो को हम यहाँ पर अब समाप्त करेंगे और आस्था, क्षितिज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से